हेलो जनरेट लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं एलके साहू। आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी के रांची शहर में, और झारखंड की जो कहानी है, झारखंड की जो सियासी हलचल है, आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज झारखंड को एक नया मुख्यमंत्री के रूप में फिर से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी नया मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड को मिलने जा रहे हैं। उसमें लोगों का क्या कहना है, हम लोग सीधा उन पर चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए ब्लू विंग मल्टी टैलेंट कंपनी के चेयरमैन रोहित कुमार जी और भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मुरलीधर राम जी हैं, और हमारे सहयोगी सीमा कश्यप भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम लोग सीधा इनसे जुड़ेंगे और इससे बात करेंगे। सर, सबसे पहले हम लोग मुरलीधर राम जी को बात करेंगे कि क्या यहाँ की जो हलचल है उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया उनके तरफ से आती है, क्योंकि वो भी एक पार्टी को प्रमोट करते हैं झारखंड में। और झारखंड में, पूरे झारखंड में इनकी जो प्रत्याशी है वो अभी लगभग तैयार है, और ये भी झारखंड में एक नया मूवमेंट तैयार करने का सोच रहे हैं, कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले मुरलीधर राम जी से जानना चाहेंगे कि मुरलीधर राम जी, क्या रणनीति है झारखंड की जो सियासी हलचल, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? सब 100 लाख जोहार। बहुत झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और हलचल पिछले 5 साल से सियासी हलचल ही झारखंड को देखने को मिला। और अगर तो ये 24 साल से समृद्ध झारखंड के बावजूद इन के लोगों ने तरीके से देखा, क्योंकि झारखंड के साथ छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल प्रदेश बन गए। छत्तीसगढ़ आज कहाँ है, उत्तरांचल है, और हमारा जो पूरे देश को 40% से ज्यादा खनिज पूरे देश को उपलब्ध कराता है, वो आज कहाँ है। ये राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण आज हम लोग इस सियासी हलचल में फंसे हुए हैं। और ये जो मुख्यमंत्री का आना और जाना, कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन का यह प्रोग्रेसिव है, ये उनका अधिकार क्षेत्र है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जब पार्टी किसी को मुख्यमंत्री बनाता है तो वो हमारा भी मुख्यमंत्री हो जाता है। और इससे झारखंड वासियों को, झारखंड वासियों को उनसे आशाएं और अपेक्षाएं जुड़ जाती है। इसलिए ऐसे समय में जब चुनाव सर पर है और इंडिया गठबंधन के लोगों ने पुनः जेएमएम को हमारे जिनको षड्यंत्र के तहत आरोप के आधार पर जिस प्रकार ईडी ने उनको जुडिशियल कस्टडी में लिया और पार्टी ने उनसे इस्तीफा लेकर उनको जेल जाना पड़ा, ये उनका अपना विचार है, पार्टी के अंदर का है, उसमें मैं हम कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन चुनाव सर पे है और ऐसे समय में मुख्यमंत्री बदलना, ये राजनीतिक अपरिपक्वता की निशानी है। तो क्या लगता है कि आज 2 महीना बचा हुआ है सरकार का, अभी आचार संहिता लग जाना है, विधानसभा चुनाव होना है। इस परिस्थिति में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं झारखंड की। आप क्या लगता है इसे, मतलब जेएमएम को कोई फायदा हो सकता है, इंडिया गठबंधन कोई फायदा दिख रहा है, क्या लग रहा है इसमें? देखिए, इंडिया गठबंधन के लोग, क्योंकि राजनीतिक अर्थमेटिक से नहीं चलता, राजनीति की एक केमिस्ट्री भी होती है। आपने देखा होगा कि 243 लाख लोग, एक कांग्रेस 99 लाख पूरा जीत का जश्न मना रहा है। तो राजनीति में संख्या जो है, कभी कभी 239 लाख का भी हारा हुआ महसूस होता है और 99 लाख का भी जीता हुआ महसूस होता है। इसलिए वो परिस्थिति चुनाव में है, और जिस परिस्थिति से पिछले 4 महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
जो गुजरा, इसमें अगर इंडिया गठबंधन के लोग से काम करते तो फाशीवादी ताकतों को, जो धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहती है, ऐसे लोगों को झारखंड के 5 आदिवासी क्षेत्र की आदिवासी जनता ने एक संदेश दे दिया है। और आने वाले समय झारखंडियों के द्वारा ये संदेश पूरे झारखंड से आएगा, ऐसा हम आशा और अपने झारखंड वासियों पर विश्वास करते हैं कि वो समृद्ध मतदाता सूझबूझ के साथ मत का प्रयोग आने वाले विधानसभा चुनाव में अवश्य करेंगे। जी सर, जरूर आपसे जुड़ेंगे फिर से एक बार। उससे पहले हम लोग रोहित जी भी है लाइन में, रोहित जी से भी हम लोग एक बार चर्चा करते हैं और रोहित जी से भी बात करते हैं। सीमा कुछ बोलना चाहिए, पहले सीमा कुछ बोलो फिर रोहित जी बोलेंगे। मुरलीधर जी, एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो बार बार हेमंत जी के ऊपर में एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो जो सरकार बना रही है यूज एंड थ्रो का काम कर रही है। जब उनको ईडी के द्वारा गिरफ्तारी हुआ तो अपने जगह पे वो चंपई सोरेन को जगह दिए मुख्यमंत्री के रूप में, और जब जेल से बाहर निकलने का टाइम आया तो कल्पना सोरेन को आज राजनीतिक में वो यूज किए। इस तरह का विपक्षी के द्वारा क्वेश्चन आ रहा है, तो इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया को झारखंड में लीड कर रहा है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिशम गुरु जी का प्रोगेटिव है, वो अपने पार्टी का नेतृत्व किनको देना चाह। मुरलीधर राम जी कहीं ना कहीं नेटवर्क की वजह से ब्रेक हो गए हैं, हम लोग फिर उनसे जुड़ेंगे। उससे पहले रोहित जी यहाँ पे मौजूद है, रोहित जी से हम लोग चर्चा करते हैं। रोहित जी, ये जो सियासी हलचल जो झारखंड में देखा जा रहा है, इसको किस नजरिए से देखा जा रहा है, और झारखंड की जो विधानसभा की जो चुनाव है अभी सर पर है, और ऐसी स्थिति में विधानसभा चुनाव में क्या फायदा इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है, या फिर विपक्ष इसका फायदा लेकर चला जाएगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए ललन जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीति को अंग्रेजी में कहावत है, पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, मतलब संभावनाओं का खेल है। आंकड़े तो इसमें बहुत हद तक काम करते ही हैं, लेकिन जहां तक अभी मौजूदा स्थिति की बात है, अगर इसको आकलन की जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया अलायंस की जो सरकार है, इन्होंने अभी बदलने का काम किया है। इससे वो सोच रहे हैं कि ये उनके लिए एक अच्छा स्टेप है, बट ये उनके लिए सही कदम नहीं होगा, क्योंकि अभी जैसे मैंने पिछले डिबेट में भी बताया था, ये मेरा अपना एनालिसिस है कि अभी कुछ समय उनको चुनाव तक रुक जाना चाहिए था। और खासकर अगर आप पूरे झारखंड के राजनीतिक परिवेश को समझने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ समझिए कि टोटल 5 प्रमंडलों में ये पूरे झारखंड को बांटा गया है, जिसमें संथाल परगना से झारखंड मुक्ति मोर्चा, वहां पे 18 सीटें हैं, उनको कम से कम वहां पे संथाल परगना में उन्हें वहां से 12 सीटें आई, और झारखंड बीजेपी को वहां पे 6 सीटें आई। पलामू प्रमंडल का बात किया जाए तो वहां पे टोटल 9 सीटें हैं, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया अलायंस को सिर्फ 2 ही सीटें आई। इसके बाद अगर कांटे की टक्कर अगर है तो वह उत्तरी छोटा नागपुर, जिसमें कि आपका चतरा, हजारीबाग, ये सारे जो जिले हैं वो सारे इसमें आते हैं, गिरिडीह, रामगढ़। तो यहाँ पे 50% जो है वो फाइट है। तो मतलब संभावना कुछ भी हो सकता है, पलट भी जा सकता है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी 30 सीट लाई है। अगर जेएमएम डायरेक्टली फाइट देती है बीजेपी को तो जेएमएम अभी 27 पे है, और अभी आपसी खींचतान, बहुत तरह के मनमुटाव की बातें आ रही थी। जैसे लॉविन हेम्ब्रम जो है साहिबगंज से, जो वहां पे उन्होंने मतलब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी जिससे उन्होंने ये किया था, विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको अपने चीजों को भी संभालना पड़ेगा, और अभी बहुत अच्छा समय नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस के लिए कि वो इसका जश्न मनाए। हाँ, बिल्कुल वो सरकार बना सकते हैं क्योंकि उनके पास मैंडेट है, नंबर्स हैं, लेकिन ये बात नहीं भूलना चाहिए कि अभी आगे जो है लड़ाई बहुत लंबी है। अगर सीटों को साधना है तो उन्हें हर उस मेहनत करना पड़ेगा की जरूरी है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि उत्तरी छोटा नागपुर जो है, इसके अलावा जो दक्षिणी छोटा नागपुर, वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी है, और जेएमएम को वहाँ पे थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए ताकि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में इस जो क्षेत्र से उनके जो नंबर्स कम है वहां को वो मेकअप कर पाए, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव का जो बात है, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को यहाँ झारखंड की जो मतलब स्थिति जो है, जो भी रिजर्व सीट है वहां से इंडिया गठबंधन को फायदा मिला है और जीत मिली। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी इस चीज को देखा जा रहा है कि जहां जहां रिजर्व सीट है वहां हम लोग को फायदा मिलेगा। ये वास्तविक है कि वो सोच सकते हैं।
तो देखिए ये धारणा रहती है कि ये हमारा सेफ सीट है, सिटिंग सीट है, यहाँ से हम जीतेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जनता जनार्दन लोकतंत्र में सबसे बड़ी होती है और वो कभी भी जवाब दे सकती है किसी भी परिस्थिति के लिए। विपक्षी पार्टी एवं सत्तारूढ़ दल को तैयार रहना चाहिए कि अगर उन्हें ये लगता है कि हम इस सीट से तो लगातार जीतते और इस बार भी हम जीत ही जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। संभावनाओं का खेल है राजनीति। और जहां तक अभी की समीकरण की बात की जाए तो जो झारखंड के पूरे जो आप अगर वोटर्स को आप कंसिडर कीजिएगा तो इसमें 8% यादव वोटर्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो है शिफ्ट हो सकता है, वोट पोलराइज हो सकता है। जो परसेंटेज अभी जेएमएम को मिला है, एसटी एससी के जो वोटर्स हैं वो ज्यादा उनको वोट करते हैं, ट्राइब्स जो है ज्यादा वोट करते हैं। कहीं वो वोट परसेंटेज जो 26% है उसमें से अगर 5 से 7% भी अगर शिफ्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ, तो मतलब स्थिति इसके लिए सही नहीं रहेगी। तो इसलिए इनको पूरा एक एनालिसिस करके चुनाव लड़ना चाहिए। जहां से जीते हैं बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये इस मतलब आत्ममुग्ध में नहीं रहना चाहिए कि हाँ हम यहाँ से जीत रहे हैं तो हम आगे भी जीतेंगे। उनको फीडबैक हमेशा अपने जो कार्यकर्ता लेवल के जो लोग हैं, जो ब्लॉक स्तर पे जो काम करते हैं, देखिए मैंने कल भी इस चीज को बताने की कोशिश की थी, समय के अभाव में मैं नहीं बता पाया था। अभी चंपई सोरेन जी जो है वर्तमान अब निवर्तमान मुख्यमंत्री हो गए, भूतपूर्व हो गए, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन जब तक वो मुख्यमंत्री थे, हेमंत सोरेन जी जेल के सलाखों के पीछे तो उन्हें बेल नहीं मिला था। जब वो बाहर आए उस समय उनका काम कोऑर्डिनेशन का होना चाहिए था, जो कि सरकार और संगठन के बीच में तथा जनता के मुद्दे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके इश्यूज, उनको कोऑर्डिनेट करें। क्योंकि बहुत सही समय पे देखा जाता है कि सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं को कैबिनेट के माध्यम से अप्रूव तो करा देती है, लागू हो जाता है, लेकिन वो जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे एक अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ बहुत हद तक नहीं मिल पाता है। तो हेमंत सोरेन का जो पहला जिम्मेदारी बनता मेरे हिसाब से कि उन्हें अभी संगठन को और मजबूत करना चाहिए था, उनको कोऑर्डिनेट का काम करना चाहिए था। सरकार संगठन के बीच में एक कोऑर्डिनेटर का रोल होता है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। और तभी जनता वोट करती है किसी भी पार्टी को, जब उसे लाभ प्राप्त होता है, जब उसे लगता है कि हमारा चुना हुआ प्रत्याशी विधानसभा में हमारी समस्याओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उन्हें इस तरह का फैसला लेना चाहिए था। बट ये तो फैसला उनकी इंटरनल डिसीजन है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जहां तक चीजों को मैं देख रहा हूं तो जेएमएम और इंडिया अलायंस जो गठबंधन की जो सरकार, उनके लिए आने वाला समय बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है। कहीं ना कहीं झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये भी कहीं ना कहीं एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में भी अभी बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर कहा है कि मुझे भी 5 महीना जेल में रहने के बाद सही रूप से सारा जानकारी हो गया है कि अब राजनीति किस तरह से किया जा सकता है, करना चाहिए। तो इस तरह की बात उनके तरफ से भी आ रही थी। तो क्या लगता है कि मतलब इस तरह की जो बात है और अभी जो प्रतिक्रिया जो आ रही है सियासत को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कहे या फिर इंडिया गठबंधन कहे, उसको लेकर के एक बड़ी चुनौती या बड़ी मतलब गलत डिसीजन माना जा सकता है, क्या कहेंगे? देखिए चुनौतीपूर्ण तो बिल्कुल है, क्योंकि उन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी को एक मौका तो दे दिया है इसको चुनावी मुद्दा बनाने का, जो कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इस पे वर्कआउट कर रही है और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली वो काम करेगी इस पे। आने वाले समय में आप इसके परिणाम भी देखिएगा, क्योंकि वो इस चीज को भुनाने में लगेगी। भारतीय जनता पार्टी की एक आदिवासी चेहरा जो मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे थे यहाँ झारखंड के अंदर में, उनसे जो है मतलब किसी तरह से इस्तीफा उनको दिलवा करके फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बनने वाले हैं झारखंड के। तो ये इनका अपना कॉल हो सकता है। इंटरनल असेसमेंट, ये मैंने आपको कल भी कहा था ललन जी, एक हम लोग के बीच में वार्तालाप हुआ था डिबेट में, कि हेमंत सोरेन जी राजनीति के एक मझे हुए बिल्कुल खिलाड़ी हैं। समय के साथ उनकी परिपक्वता और बढ़ी है, घटी नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि राजनीति एक संभावनाओं का खेल है। यहाँ पर लोकतंत्र में जनता जनार्दन सबसे बड़ी होती है। वो जिस पार्टी को वोट जब से ज्यादा करती है उसी के नंबर्स बढ़ते हैं, सरकार भी उन्हीं की बनती है। तो कहीं ना कहीं ये वेट एंड वॉच वाली स्थिति थी। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने एक कॉल ले लिया है सरकार बनाने का, तो अब उनके पास अब एक ही विकल्प बचता है कि वो अभी भी अपने संगठन को ध्यान दे। सरकार के दायित्व और उसके जो योजनाओं को क्रियान्वयन करने में जो कठिनाई आती है उसके लिए और भी लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं। इसको एक टीम वर्क की तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा को टीम वर्क के जैसा काम करना होगा, क्योंकि कैबिनेट में जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, जो विधायक मंत्री नहीं बने हैं, उन्हें भी ये सोचना होगा कि ठीक है हम आज मंत्रिमंडल में नहीं है, कैबिनेट में नहीं है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि अपने क्षेत्र में जाके लोगों की समस्याओं को हम समझें,
ताकि एक मैसेज जो है, एक जो है रिमार्क जाए झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस के फेवर में कि हाँ, सरकार बदलने से भी ये लोग जनता जनार्दन के मुद्दों को समझते हैं, उनकी पीड़ाओं को व्यक्त करते हैं। विधानसभा में जो जिला अधिकारी का कार्यालय होता है या ब्लॉक लेवल पे या फिर सीओ लेवल पे जो चीजें होती हैं, बहुत तरह की खबरें आती है अखबार के माध्यम से कि इसका काम नहीं हुआ, उसको प्रमाण पत्र नहीं मिला, वो दौड़ रहा है, तो इस तरह से इंसान परेशान रहता है। हम लोग फिर जुड़ेंगे आप लोग से। अभी सीमा जी हैं जो लगातार जो सियासी हलचल है उस पर नजर लगाए हुए हैं, तो हम लोग उनसे भी समझना चाहेंगे कि क्या सियासी हलचल है और क्या बातें छनकर आ रही है, क्या मूवमेंट बन रहा है और मुख्यमंत्री कब तक शपथ ग्रहण कर रहे हैं, इसको लेकर के हम लोग सीमा जी से जानना चाहेंगे क्या वहाँ के सियासी हलचल। जी ललन जी, कल जैसे बैठक हुई थी, सभी विधायक दल का बैठक हुआ था, कल ही आपको हम बताए थे कि उन्होंने एक डिसीजन लिया विधायकों ने कि इस बार जो है, जो पूर्व मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, उसी को इस बार मुख्यमंत्री बनाया जाए। और इसके शाम में ही कल चंपई सोरेन को इस्तीफा भी दिवाया गया। साथ में एक भी बात और सामने आ रही है कि 7 तारीख को हेमंत सोरेन जो है वो अपना मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करेंगे, यानी तीसरी बार फिर से वो हेमंत सोरेन ही झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में देखने को मिलेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुछ बातें, तीखी बातें आ रही थी, और उसको लेकर के क्या मतलब बातें हो पा रही है? पार्टी कार्यालय से आप संपर्क किए, क्या बात हुआ, क्या चर्चा हो रही है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो सीधे यही बात हो रहा है कि आदिवासी नेता आदिवासी को ही यूज एंड थ्रो का काम कर रहे हैं। और बहुतों का ऐसे कहना भी है, हेमंत सोरेन जब जेल में थे तो उस समय उन्होंने चंपई सोरेन को यूज किया, फिर जेल में अंदर में रहने के बाद उन्होंने कल्पना सोरेन को यूज किया, फिर जेल से जब बाहर निकले तो फिर से उन्होंने अपने ही दल के जो है मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को फिर से अपने पद से इस्तीफा देकर उनको हटा के फिर से अपनी सत्ता में आने के लिए उनको एक बीच का रास्ता निकाला गया और उनको सत्ता से हटा के फिर से वो मुख्यमंत्री के पद पे शपथ ग्रहण करने वाले हैं 7 तारीख को। इस तरह से बातें चल के आ रही है कि वो सत्ता के लिए कुछ भी कर कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो सत्ता जो है वो हेमंत सोरेन जी का चेहरा देखकर ये सत्ता मिला है। और अभी जो चुनावी जो मुद्दा है, जो पक्ष के नेताओं के द्वारा बोला जा रहा है कि अभी जो चुनावी मतलब दौरा है, चुनावी टाइम आ चुका है और हेमंत जी का चेहरा फिर से सामने आना चाहिए और लोग जनता जनार्दन जो है उनको देख करके वोट दिए थे, तो फिर से जब वो बाहर जेल से आ चुके हैं तो इसी परिस्थिति में अब उनका चेहरा फिर से सामने आना चाहिए। इस तरह का एक बातें सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि इस तरह की जो बात है इससे सत्ता पक्ष के जो विधायक है, नेता है या इंडिया गठबंधन के जो भी पार्टी है, उनको इससे कुछ फायदा हो पाएगा कि हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बन गए, फिर से कोई फायदा होगा, या फिर एक मतलब मार्केट में एक अलग तरह का माहौल क्रिएट हो सकता है? क्या लग रहा है? मुरलीधर राम जी, जरा इस चीज को आप भी तरह से देखें। अभी जो बातें राजनीति में लिया गया है वो इंडिया गठबंधन झारखंड में जेएमएम सरकार चला रही है। लोगों ने एक राज नहीं, वो राज जेएमएम को खोलना चाहिए कि आरोप के आधार पर जब ईडी ने हमारे मुख्यमंत्री को जो गिरफ्तारी की तो वो कौन सी ताकतें थी जो हेमंत सोरेन को इस्तीफा देने को मजबूर किया था। क्योंकि आज भी दिल्ली के मुख्यमंत्री आरोपों के आधार पर जेल में हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हेमंत सोरेन आरोप के आधार पर, झूठे आरोप के आधार पर आज हाई कोर्ट ने कह दिया है कि जितने सबूत ईडी लेके आई है जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। तो वो कौन सी ताकतें थी वो हेमंत सोरेन को इस्तीफा देने को उस दिन मजबूर किया था, आज पुनः उन्हें सत्तासीन करके मुख्यमंत्री बना रहे हैं। वो विश्वास उन 4 महीने में किनका डोला था? क्या जेएमएम का डोला था या इंडिया का डोला था? ये बातें जेएमएम को स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि जिनके सारे इंडिया में हमारे क्षेत्रीय पार्टियों को आगे करके राष्ट्रीय पार्टी जो राजनीति करती है, हमने बिहार में देखा, हमने महाराष्ट्र में देखा, हमने छत्तीसगढ़ में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, उनसे जेएमएम को सबक लेनी चाहिए और अपना
जमीन को मजबूत कर आदिवासी अस्मिता की रक्षा करके 3.5 करोड़ जनता का जेएमएम को करनी चाहिए। और ऐसी राजनीतिक सूझबूझ के साथ जेएमएम के नेतृत्व में झारखंड की सरकार है, करनी चाहिए। लेकिन लिया है ये उस संकल्प को कमजोर, जब प्रधान टाइगर थे उनमें ऐसी कौन सी कमी थी कि वो 2 महीना और हमारे राज्य का कर सकते। चुनावी रणनीति बनाकर एनडीए लोकसभा हुई और 9 सीट लेकर एनडीए गठबंधन के लोग यहाँ से गए। उनका जवाब विधानसभा में उनको देने की तैयारी करनी चाहिए। और जो गलत आरोप के आधार पर उनको जेल में डाला गया, उसका जवाब जनता देने के लिए तैयार थी। लेकिन ये अवसर हमको लगता है जेएमएम के नेतृत्व ने अपने हाथों से गवा दिया है। रोहित जी, क्या लगता है ये जो बातें आ रही है उसमें क्या लग रहा है? जी ललन जी, मतलब ये जो बातें आ रही है कि जो ऐसी कौन सी ताकत थी जो पूर्व मुख्यमंत्री आरोप के आधार पर अपना जो त्यागपत्र देना पड़ा उनको और जेल जाना पड़ा, क्योंकि सिर्फ एक आरोप था उनके ऊपर में। और ऐसी स्थिति में अगर उनको त्याग कर अगर उनको जेल जाना पड़ा, तो इसको आप किस नजरिया से देख रहे हैं, क्या कहेंगे? दिल्ली का देखिए इस सिस्टम में एक ही, शायद वो कुछ मुरलीधर जी कुछ बोल रहे थे। हाँ जी ललन जी, मैं पूछना चाहूंगा, ये सवाल आपने मुझसे पूछा है मुरलीधर जी से पूछा है? नहीं, आपसे पूछ रहे हैं कि आप इसको किस नजरिया से। चलिए, देखिए ये सबसे पहले तो इस बात को जानना चाहिए कि जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो कोई और नहीं, झारखंड का मुख्यमंत्री था। और वो संविधान को भली भांति समझते। जब उनपे इस तरह के ईडी के द्वारा जब कार्रवाई की गई और जब उनसे पूछताछ हुआ, तो इस चीज को भाप रहे थे कि हाँ उन्हें जेल जाना पड़ेगा। और उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी का परिचय देते हुए, जो एक राजनीति की सबसे अच्छी जो चीज होती है कि भाई आप स्वेच्छा से अपना पद को त्याग दीजिए, उन्होंने वही काम किया जिससे उनका कद घटा नहीं और ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक पद पे जब आप बने रहते हैं तो उस पद को त्यागना इतना आसान नहीं होता। उसके बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। बट उन्होंने तुरंत कॉल लिया और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। और जो हमारे झारखंड के जो है कोलान टाइगर्स, उनके हाथ में सत्ता की कमान सौंप करके वो चले गए। तो उन्होंने परिचय तो दिया, बिल्कुल दिया। और जहां तक उनपे आरोप और जो विपक्षी ताकतों के द्वारा लगाए गए जो भी उनपे अभी आरोप हैं, जो भी लगते आ रहे हैं, आज तक भी लगते आ रहे हैं, जब वो बेल भी उनका हो गया, फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ किए होंगे तभी वो गए थे अंदर। नहीं, ऐसा नहीं। अगर इस चीज को देखा जाए तो भारतवर्ष के अंदर में बहुत सारे ऐसे राजनेता हैं जो आज पार्टी बदल के दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लिए, पार्टी को छोड़ करके, और वो उनको क्लीन चिट मिल गया है। जैसे अजीत पवार महाराष्ट्र में देखिए, असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत विश्वकर्मा, बहुत सारे ऐसे चीजें को आप देख पाएंगे। आप पत्रकार है तो आप इस चीज को जानते हैं कि ये तंत्र जो है, ये ईडी और सीबीआई, इनकम टैक्स, ये भारत सरकार के अधीन जो है, ये डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं। जो ईडी है वो आपके फंक्शनल रिपोर्टिंग करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट इंडिया को, लेकिन उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स जो होती है वो होम मिनिस्टर के पास होती है। गृह मंत्रालय के जो वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो उनके पदाधिकारी होते हैं, उनके दिशा निर्देश पर ये कार्य करते हैं। और जाहिर सी बात है कि ईडी खुद ब खुद किसी मामले की, इस ईडी को ये नहीं पता होता है कि यहाँ पे क्या मामला, वो किसी न किसी सूचना के आधार पर ही कार्रवाई करती। तो चलिए, मैं उस पर भी टिप्पणी नहीं कहूंगा क्योंकि ये उनका कॉल है, उनका प्रोटोकॉल है। भाई उन्होंने भारत सरकार की वो नौकरी करते हैं, ईडी की नौकरी करते हैं, तो उनको अपना काम जिम्मेदारी से करना है। उन्होंने अपना काम किया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो उनके बेल को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे क्लाउजेस मेंशन है कि इनमें हेमंत सोरेन पे कोई आरोप सिद्ध होने का जो है आधार नहीं मिल पा रहा था जो है, इस वजह से। और ईडी के जो वकील थे, जो उन्होंने दलील दी कि
नहीं अगर ये जेल से छूटेंगे तो ये टेम्पर करेंगे साक्ष्यों के साथ। अरे हेमंत सोरेन नहीं करेंगे, उनको कोई जरूरत नहीं है टेम्पर करने की, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है, इस वजह से वो मतलब आगे मुसीबत में। हाँ, जो सत्ता विरोधी ताकतें होती हैं जो इस तरह से नहीं चाहते कि झारखंड में एक स्टेबल गवर्नमेंट रहे, वो निश्चित तौर पे आगे भी कुछ इस तरह की कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अभी का जो समय है, मैं किसी पे विशेष टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। बहुत ही सावधानी पूर्वक हेमंत सोरेन जी अगर वाकई फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो उन्हें हर वो फैसले, खासकर उनके जो अपने कैबिनेट, उनके जो निजी सलाहकार है, उनसे उनको बच के रहना चाहिए। वैसे लोगों को अपनी टीम में रखना चाहिए जिनके कैरेक्टर बहुत ही क्लियर रहते हो, जिन्हें जो बेदाग प्रवृत्ति के लोग, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो चाहे सलाहकार हो, ताकि जो योजनाएं वो लागू करें उसमें किसी भी तरह का कोई हिंड्रेंस नहीं आए, कोई तरह का लूप्स नहीं रहे। क्योंकि देखिए लूप्स ही पकड़ती है ईडी और सीबीआई। जहां पे चूक होती है, राजनीतिक चूक या एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस जो होता है उसको पकड़ के वो कार्रवाई करते हैं। वहां पे दोषारोपण किया जाता है कि हाँ आपके कार्यकाल में इस तरह के घोटाले हुए। अगर इस तरह का उन्हें कोई भनक लगता है कि हाँ उनके सरकार के नीचे कुछ इस तरह की चीजें चल रही है, तो उन्हें फौरन इस चीज को विजिलेंस के माध्यम से, उनके पास अपनी निजी एजेंसी एंटी करप्शन ब्यूरो, सबसे पहले उसका इस्तेमाल करिए। आप सरकार के मुखिया हैं, आपको सारा पावर मिला हुआ है, और उसको इंक्वायरी करवाइए। क्योंकि बात उसके बाद ईडी और सीबीआई की आती है, क्योंकि वो लोग सेंट्रल जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं जो एक मनी लॉन्ड्रिंग में काम करती है, और सीबीआई का तो अपना शुरू से रहा है कि उन्होंने बहुत तरह के केसेस में वो आते हैं। मुरलीधर जी, आप भी इसमें कुछ बोलना चाह रहे थे, आवाज कट गई थी। राजनीति में आगे पीछे दो घटनाएं थी। एक अभी के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनको जेल जाना पड़ा। आज भी मुख्यमंत्री कहलाता है, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये कॉन्फिडेंस है कि ये आरोप जो ईडी लगाया है वो गलत है, और उन्होंने संविधान के नैतिकता के ध्यान नहीं देते हुए संवैधानिक दृष्टि को ध्यान में देकर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। मैं बधाई देना चाहता हूं हेमंत सोरेन जी को कि उन्होंने नैतिकता दिखाई, और राजनीति में जो शुचिता होती है उसको उन्होंने इस्तीफा दिया और जाना पड़ा। लेकिन क्या ये इस्तीफा हेमंत सोरेन ने स्वयं दिया था, या कोई ऐसी ताकतें थी जो इनको इस्तीफा देने को मजबूर किया गया था? सर, यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे बनता है कि इंडिया गठबंधन के ही नेता है हेमंत सोरेन जी, और इंडिया गठबंधन के ही नेता है आलमगीर आलम जी। हेमंत सोरेन एक सिटिंग मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए उनको इस्तीफा देकर के जेल जाना पड़ा। लेकिन वहीं पे इंडिया गठबंधन के और एक नेता मंत्री वो भी है, और उनको जेल जाने के बाद काफी मशक्कत के बाद उनको इस्तीफा मतलब वो दिए। तो इसको मतलब क्या लग रहा है कि मतलब किस तरह से आप लोग इसको देख रहे हैं? यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब कांग्रेस विधायक दल के नेता जेल गए, क्या उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था अपने मंत्रिमंडल से, मंत्रालय से? मुख्यमंत्री को उनके विभागों को लेना पड़ा, तब जाकर इस्तीफा आया। यही बात मैं कहना चाह रहा था, जो आपने अपने प्रश्नों के माध्यम से कह दिया। क्या लगता है रोहित जी को, किस नजरिए से देखा जा सकता है? देखिए, ये जो उन्होंने आलमगीर आलम पे जो आरोप लगे, जो उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई, तो वो उनको जेल ले गया, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दिए। देखिए, इसमें दो बातें हैं कि सबसे पहले वो याद सोच रहे होंगे कि भाई हम आगे अब कैसे चीजों को हैंडल करें, किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म करें पावर, या फिर वो वेट कर रहे होंगे कि भाई इसके बाद कोई मुख्यमंत्री की तरफ से कोई, क्योंकि हमेशा इंसान डिसीजन नहीं ले पाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने इस्तीफा नहीं देकर के अच्छा काम किया, बिल्कुल उनको उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन कभी कभी वो उन्हें लगता है कि गठबंधन की सरकार है तो भाई आपस में कुछ डिस्कशन होगा, और उसके वहां से अगर कोई कॉल आता है कि भाई प्रश्न आता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए तो मैं दे दूंगा, तो उधेड़-बुन की स्थिति, उहापोह की स्थिति में भी हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर इसमें बात मैं मुरलीधर राम जी के बातों से सहमत हूँ कि उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये
एक अच्छे लोकतंत्र की यही परंपरा है कि जब भी आपके ऊपर आरोप लगे, क्योंकि आप जन नेता होते हैं, जन आकांक्षाओं से आपको विधायक मंत्री बनाया जाता है, तो उस समय जनता की भावनाएं आपके साथ जुड़ी होती हैं, तो उस समय एक नैतिकता का परिचय बिल्कुल देना चाहिए था। लेकिन अब तो ये सारी चीजें जांच का विषय है, अभी और जांच इसमें चलेगी। वो जो रुपए मिले थे वो वाकई आलमगीर आलम के थे कि उनके जो सर्वेंट क्वार्टर से मिले, कहां से आए, किसने रखे, या उनका ही था, ये आगे अभी जो है ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। इसमें जांच होनी चाहिए अच्छे तरह से, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सीमा जी, क्या लग रहा है कि आज अभी एक नोटिफिकेशन आ रहा था कि मुख्यमंत्री जो है अकेले आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो क्या लग रहा है कि ये मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है, या बहुत सी ऐसी बातें हैं जो क्लियर नहीं हो पाई है, इस वजह से शायद शपथ ग्रहण का टाइम में फ्लक्चुएशन आ रहा है, क्या लग रहा है? जी ललन जी, यहाँ पे जो है अभी कुछ देर पहले ही चर्चा हो रही थी कि मंत्री आलमगीर आलम जी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, तो वो पद तो अभी तो वैकेंट रह गया है ना। तो सबसे पहले तो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है, विस्तार होने के बाद में हेमंत सोरेन का जो है शपथ ग्रहण करने का बात चल, तो ऐसा नहीं लगता है कि वो अकेले शपथ ग्रहण करेंगे। मंत्री विधायक दल है उनके साथ में, तो सभी के सहमति से जब मुख्यमंत्री बने हैं तो सबका सहमति से ही वो अपना शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है। और बोल रहे हाँ, बोलिए। जहां तक आप अभी कुछ देर पहले बातें हो रही थी कि वो इस्तीफा दिए आलमगीर आलम जी के बारे में, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि थे उनसे कुछ बातें भी हुई थी, हम लोग कुछ बाइट भी लिए थे, तो उसमें एक चीज कहा जा रहा था, ये तो आरोप लगाया गया था, सिद्ध तो नहीं हुआ है। आरोप के आधार पे कोई भी अपने पद को इस्तीफा देना, ये कहाँ का न्याय है। ऐसा ही एक केस आपको दिल्ली में भी देखने को मिला है कि केजरीवाल के ऊपर में भी केस, उसके ऊपर भी ईडी का केस हुआ, सीबीआई का केस हुआ, तो केस तो सबके ऊपर किया जा सकता है, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज भी वो वहां के मुख्यमंत्री हैं। और यही सब रीजन रहा होगा कि आलमगीर आलम जी जो है अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके साथ में इस तरह से मंत्रिमंडल का एक गेम हुआ कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। नहीं, अब सवाल ये उठता है, हम मुरलीधर राम जी से समझना चाहेंगे कि जो सियासी हलचल है या विधानसभा का जो माहौल बना हुआ है, विधानसभा चुनाव होना है, और विधानसभा चुनाव में किस तरह का माहौल होगा और किस तरह से आंकड़े आएंगे और किस तरह से सरकार बनने की संभावना लग रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो बातें कहना चाह रहा था, ये कांग्रेस की राजनीति झारखंड में हम लोगों ने पहले भी देखा है। ये कांग्रेस ने हमारे एक युवा नेतृत्व की राजनीतिक हत्या की है। मधु कोड़ा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री की राजनीतिक हत्या अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस वो पार्टी है जो हमारे माननीय सूरज मंडल, माननीय शैलेंद्र महतो, माननीय साइमन मरांडी, माननीय दिशुम गुरु जी को छोटे छोटे लालच में फंसाकर जिस तरह से राजनीतिक दाव पेच चलकर ये राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों को नष्ट करने में लगी रहती है, उनके इन चालों से हम लोगों को सावधान होना चाहिए। क्योंकि अभी हम लोगों ने बिहार में देखा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सच्चाई उनके मुंह पे आ गई थी और उसके आधार पर माननीय नीतीश कुमार ने निर्णय लिया था और वो इंडिया में आए थे, फिर परिस्थितिवश वो एनडीए में आज हैं। तो ये सारी चीजें, क्योंकि झारखंड हम लोगों राजनीतिक पार्टियां जो केंद्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनके शासन को हम लोगों ने देखा है और इन लोगों के कारण ही आज हम विकास किए जो झारखंड में मोहताज हैं, वो केंद्रीय पार्टियों के नीति के कारण है। और जब क्षेत्रीय पार्टी के हाथों में नेतृत्व आती है तो ये दोनों मिलकर हमारे क्षेत्रीय नेतृत्व को काम करने का अवसर नहीं देते और उनको येन केन प्राक्रेन झूठे आरोपों में उलझा। यहाँ पे एक सवाल मेरे तरफ से एक सवाल होगा कि आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ी हाथ होती है किसी का कैरियर, अभी तक जो इतिहास आप बता रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये भी देखा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कहे या फिर हेमंत सोरेन जी का बात करें, आज उनके साथ में कदम से कदम मिला के कांग्रेस पार्टी खड़ी है।
कांग्रेस पार्टी आज जो क्षेत्रीय पार्टियों से हाथ मिलाकर खड़ी है, वो पूरे देश की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें कांग्रेस की मजबूरी है। और जो गठबंधन का एक दौर चला है, इसमें क्षेत्रीय पार्टियों का जो वर्चस्व आज केंद्र में भी देखने को मिल रहा है, ये सेंट्रल के जो राजनीतिक दल है उनको हजम नहीं होती, इसलिए वो हमारे क्षेत्रीय नेताओं का राजनीतिक ह्रास करने में लगे रहते हैं। ये हमारे क्षेत्रीय नेताओं को समझने और जानने की जरूरत है। किस प्रकार किसी को कल तक जिसको आतंकवादी कहते थे, आज उनका सहारा लेकर केंद्र की सरकार चला रहे हैं। हमारे चंद्रबाबू नायडू को कभी आतंकवादी कहा करते थे, हमारे नीतीश कुमार जी को डीएनए में क्या दोष है वो खोजा करते थे। ऐसे पार्टियां अगर उनका सहारा ले रही है तो वो क्या शौक से ले रही है? ये बातें हम लोगों को जानना और समझना चाहिए। ये उनकी मजबूरी है, इसलिए उनको वो स्वीकार कर रहे हैं। नहीं तो केंद्र की पार्टियां हमारे ओबीसी के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार का डीएनए पे प्रश्न उठा दिया था और चंद्रबाबू नायडू के को आतंकवादी बताने वाली पार्टी आज उनके सहारे केंद्र में सरकार चला रही है। ये बातें हम लोगों को जानने और समझने की बातें हैं। इसलिए जेएमएम के साथ कांग्रेस कदम से कदम मिला के चल रही है, तो ये उनकी मजबूरी है। ये बातें हम लोगों को समझना चाहिए और क्षेत्रीय नेताओं को अपने क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पैठ मजबूत कर इस केंद्र के जो भी बीजेपी और कांग्रेस है उनके सामने मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। अन्यथा कांग्रेस का भी इतिहास 55 सालों का एक छत्र राज करने का इतिहास हम लोगों के सामने है और 10 साल का बीजेपी का भी एक छत्र राज करने का उदाहरण हम सामने है। ये सारे भारत के लोग इनको बहुत अच्छी तरह से देखे हैं और अब समझ भी रहे हैं। रोहित जी, क्या लगता है, क्या ऐसी मजबूरी है? क्या मजबूरी, जैसा मुरलीधर राम जी ने कहा, एक मजबूरी के तहत एक गठबंधन बना हुआ है, ऐसी क्या मजबूरी आपकी नजर से क्या लगता है कि मजबूरी की बात कहाँ से आ रही है? देखिए, मजबूरी तो है ही है कहीं ना कहीं कि सरकार तो बनाना है, चाहे विपक्षी पार्टी हो चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो। अगर आप केंद्र सरकार की बात की जाएगी करेंगे तो इस बार जो चुनाव, जो जनरल इलेक्शंस हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। मतलब जनता ने कहीं ना कहीं उन्हें बैकफुट पे ढकेल दिया कि हाँ भाई, आपके बहुत सारी चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप जो क्लेम कर रहे थे कि हमने विकास किया, हमने हर जगह विकास, रोजगार बढ़ाए, बहुत तरह के हमने जो वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की, वो कहीं ना कहीं काम नहीं आया उनका। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है, ये ज्यादातर इनके जुमले पे ही लोग वोट दे देते हैं। इन्हें लगता है कि ये सारी बातें सही हो जाएगी, लेकिन ग्रास रूट पे ऐसा कुछ दिखने को मिलता नहीं है। अब जहां तक बात है सरकार बनाने का, तो और क्षेत्रीय पार्टी जो छत्र पार्टीज होती हैं, उनके अंदर सबसे बड़ी जो कमी ये होती है कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है उनके। मैं ये नहीं कर रहा कि उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उन्हें काम करना चाहिए। अगर वो काम करेंगे तो उनके नंबर्स आएंगे, और नंबर्स आएंगे तो उनकी संख्या बल बढ़ेगी। संख्या बल बढ़ेगी तो सरकार अच्छे से बना सकते हैं। तो उनको इन्फ्लुएंस नहीं होना है बड़ी बड़ी पार्टियों से कि भाई आपको, यहाँ तक ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो विधायक बनता है, इस पे बनता है कि भाई जो निर्दलीय अगर कोई विधायक बन जाता है तो उसे लगता है कि भाई मंत्री पद भी मुझे मिल जाए। तो बहुत ही शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए ये लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां तक सरकार को समर्थन देने की बात है, गठबंधन की सरकार, एक जैसे गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, तो चारों पहिए बराबर से चलने चाहिए, हवा सब में टाइट रहना चाहिए, और स्टेपनी की आवश्यकता तो पड़ती है। तो अभी हालांकि कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी की जो सरकार है, इसमें मुझे ऐसा फिलहाल में कोई कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आ रहा है कि हाँ समर्थन के लिए, मतलब कोई, मतलब जो होता है कि भाई हम प्रॉफिट के लिए समर्थन दे रहे हैं, इस तरह का कुछ नहीं है। सरकार इनको चलाना है। इनका एक विजन है कि हम लंबे समय तक सरकार को चलाएं, और आने वाले समय में इनको यूनाइट होकर के काम करना पड़ेगा, और आपसी खींचतान से इनको बचना। अंतरकला बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारी अंतरकला, जैसे आप राजस्थान में देखिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, उनका एक अपना और उनका अपना एक दबदबा था। 2014 के इलेक्शन में जो टोटल सीटें थी, क्लीन स्वीप हो गई थी वहां पे कांग्रेस पार्टी। तो
तो कहने का मतलब है कि आप हर किसी को हर समय तक खुश नहीं रख सकते हैं और किसी को तुरंत में नाराज भी नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स जो होता है ये इक्वेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज के आधार पे काम करता है। जिस इंसान को, जिस विधायक को आज ये लग रहा है कि भाई मैं 3 महीने 6 महीने के बाद भी मैं विधायक ही रहूंगा, हो सकता है कि वो पाला बदल ले, उसे लगता है कि मुझे यहाँ पे कुछ मिलने आने वाला है नहीं। लेकिन उनको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए कि जिस पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, उन पे भरोसा किया, तो कहीं ना कहीं आगे उन्हें जिम्मेदारी भी दी जाएगी समय के अनुसार। तो इस तरह से मैं इस चीज को देखता हूँ। और मुरलीधर राम जी के बातों से मैं कुछ हद तक सहमत जरूर हूँ कि हाँ, क्षेत्रीय पार्टियों का शोषण जरूर होता है बड़ी पार्टियों द्वारा, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी में अगर सवाल हो जाए, उन्हें खुद सेल्फ उन्हें इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि भाई हम अगर 10 पे हैं, हम अगर 15 पे हैं, अगर हम 1 पे हैं, जैसे बहुत सारी पार्टी झारखंड में 1 सीट पे भी काम कर रही है, तो उन्हें अपने नंबर्स बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमारे आखिर नंबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। जहां तक सीटों का समीकरण और जो सीट जो एलोकेशन होता है चुनाव के समय कि कौन किस सीट से कौन से प्रत्याशी उतरेंगे, उस पे सबसे ज्यादा जो राजनीतिक पार्टी इस बात पे देखती है कि सामने वाला पार्टी जो है वो जो कैंडिडेट है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, ताकि वो सीट को जीतने की कितनी संभावना है उसके पास है, वो कितना प्रोएक्टिवली वहां पे जीत सकता है। इस बात को रखते हुए ही जो है चुनाव में जो है प्रत्याशियों का चयन किया जाए। तो इससे भी बहुत सारे जो प्रत्याशी उनको नाराजगी कि हमें टिकट नहीं मिला, हम पाला बदल लेते हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका अपना एक स्टैंड होता है, आइडियोलॉजी होता है। आज आप इस पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, आज आप उस पार्टी को ज्वाइन कर लिए, तो जनता का विश्वास ऐसे लोगों पर नहीं रहता है। और जनता जो है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। झारखंड की जहां तक मैं बात करूं, अब यहाँ के आदिवासी भी हैं, ट्राइबल भी, अर्बन पॉपुलेशन भी है, सब कोई धीरे धीरे समझ चुके हैं कि उन्हें किसको वोट करना है। और आने वाला चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, इस पे सबकी नजर रहेगी। लेकिन गठबंधन कोई भी चीज कि इन्हें गठबंधन के हिसाब से काम करना चाहिए। अगर वो हट धर्म जो है, गठबंधन मतलब जिद पकड़ के बैठ जाए कि नहीं हमको ये मंत्रालय चाहिए, पिछले बार भी नहीं मिला था, हमको मिनिस्ट्री में जगह चाहिए, कैबिनेट में जगह चाहिए, तो ये चीज गलत है। अभी हमें पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे परिवार में अगर विपत्ति आती है तो सबसे पहले परिवार के मुखिया को लोग सपोर्ट करते हैं ताकि परिवार बचा रहे। उसी तरीके से इंडिया अलायंस और जो पार्टी है यहाँ पे, उनको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है ताकि आगे कोई उनके जो विधायक टूटे नहीं, कोई दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं करें। और जहां तक मैंने कल भी कहा था कि एक एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है, इसी हिसाब से आप एक अच्छी रणनीति, एक अच्छा माहौल दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग चर्चा कर रहे थे झारखंड के सियासी हलचल को लेकर के। अभी नए मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी झारखंड की कमान संभालने वाले हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार होने की चर्चा चल रही है। अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं चल आ पाई है। हमारे साथ में इस चर्चा पे मौजूद थे भारत मुक्ति मोर्चा के मुरलीधर राम जी, रोहित जी, सहयोगी सीमा कश्यप जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।